आज की यह बेहद खास और खोजी वीडियो रिपोर्ट आपको उस चक्रव्यूह के भीतर ले जाएगी जिसके तार सीधे दुनिया के बड़े शक्ति केंद्रों से जुड़े हैं। इस वक्त भारत और बांग्लादेश की सीमा से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जो अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा था, उसे रोकने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर भारत की संप्रभुता से दुनिया की कुछ ताकतों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या यह वाकई मानवाधिकारों से जुड़ा मामला है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल खेला जा रहा है? आज हम इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे नई दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र के गलियारों तक इस वक्त भारी हलचल मची हुई है। बताएंगे आपको पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले क्या आप चाहते हैं कि भारत ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने देश की आवाज को बरकरार रखें? उसके लिए कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप लोग इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आने वाले समय में हम आपसे बातें कर सकें। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब बांग्लादेश इस सीमा सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सीधे उस वैश्विक संस्था के दरवाजे पर पहुंच गया जिसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। वहां मानवाधिकारों की आड़ में एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई जिससे इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का दोहरा रवैया एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। जरा बारीकी से समझिए इस पूरी साजिश को, क्योंकि इस वैश्विक संस्था ने ना तो इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई आधिकारिक बैठक बुलाई और ना ही इस पर किसी तरह की निष्पक्ष वोटिंग कराई, बल्कि सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस बेहद अहम तार फेंसिंग के काम पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी। पर्दे के पीछे से बुने जा रहे इस पूरे जाल को अगर हम गहराई से समझें तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे महाशक्ति अमेरिका का एक बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पुराने रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको यह साफ पता चलेगा कि यह वैश्विक संस्था अक्सर वही रुख अपनाती है जो दुनिया की महाशक्तियां चाहती हैं। यही वह सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से खुले तौर पर इसके इस पक्षपातपूर्ण और भेदभाव से भरे रवैये का कड़ा विरोध किया है। लेकिन अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करने की इस कूटनीतिक जंग में आज एक बड़ा वैश्विक दबाव भारत के सामने खड़ा किया जा रहा है। अब यहाँ सबसे गंभीर सवाल यह उठता है कि भारत अब आगे क्या करेगा? क्या नई दिल्ली इस वैश्विक संस्था के ऐसे किसी भी एकतरफा और अनुचित निर्देश के सामने झुक जाएगी, या फिर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरहद पर कंटीले तारों को लगाने का अपना काम उसी रफ्तार से जारी रखेगी जैसा कल तक होता आया है? सच्चाई तो यह है कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत दिल से यह कभी नहीं चाहती कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे इन पुराने सीमा विवादों को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा ले। वे इस कड़वे सच को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान को वैश्विक पटल पर उलझा कर रखने का और उसकी आर्थिक तरक्की की रफ्तार को धीमा करने का यही सबसे आसान और पुराना रास्ता है। इसके साथ ही सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ का भी अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है। अगर हमारा यह पूर्वी रास्ता भी पूरी तरह से सील और सुरक्षित हो गया तो सीमा पार बैठे हुड़दंगियों, तस्करों और गैर कानूनी तत्वों का पूरा तंत्र ही हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगा। वे इस रास्ते से होने वाली हर तरह की हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ उन असामाजिक तत्वों का बल्कि उनके पीछे बैठे बड़े बड़े आकाओं का भी दाना पानी पूरी तरह बंद हो जाएगा। आखिर अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतें बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को इस मोड़ पर क्यों घेरना चाहती हैं? इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच हमारी सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली के गलियारों में इस समय कौन सा बड़ा और अचूक जवाबी प्लान तैयार हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर भारत इस वैश्विक संस्था की बात मानने से पूरी तरह इनकार कर देता है तब वैश्विक राजनीति में क्या होगा? आज की इस विस्तृत न्यूज रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे और पूरे विस्तार से बताएंगे कि अब भारत के पास क्या क्या दमदार विकल्प मौजूद हैं। अगर आप भी यह दिल से मानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के आगे किसी भी बाहरी संस्था या विदेशी ताकत का दबाव कोई मायने नहीं रखता, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट देशभक्ति के साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा। चलिए अब विस्तार से समझते हैं इस पूरे वैश्विक चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी को। दोस्तों, अब हमें इस बात की गहराई में जाना होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे मामले में अमेरिका का नाम इतनी तेजी से सामने आने लगा। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी वैश्विक राजनीति की बारीकियों पर पैनी नजर रखेंगे
तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी भी कोई घटना यूं ही अचानक नहीं होती। बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी भी कोई घटना यूं ही अचानक नहीं होती। हर कदम के पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट पहले से लिखकर तैयार रखी होती है। आइए इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे ही भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग का काम तेज किया, वैसे ही कुछ बड़ी पश्चिमी ताकतों के कान खड़े हो गए। यह बात सिर्फ एक देश की सरहद पर कंटीली तार लगाने की नहीं है, बल्कि असली बात है इस पूरे उपमहाद्वीप पर अपना पुराना दबदबा और प्रभाव बनाए रखने की। कुछ पश्चिमी विश्लेषक और रणनीतिकार इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर भारत ने अपने इस संवेदनशील हिस्से को पूरी तरह से सील और सुरक्षित कर लिया, तो इस पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यही वह मुख्य कारण है जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में अचानक से इस मुद्दे को हवा दी जाने लगी। बिना किसी ठोस कूटनीतिक बातचीत के, बिना दोनों देशों को विश्वास में लिए, सीधे सबसे बड़े वैश्विक मंच का इस्तेमाल करके भारत पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन यह पुरानी रणनीति इस बार काम क्यों नहीं आई? क्योंकि वे शायद यह भूल गए कि यह पुराना भारत नहीं है जिसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच या बंद कमरों से डराया या दबाया जा सके। आज की तारीख में भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से जुड़े फैसले खुद अपनी शर्तों पर लेता है, और जब बात हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की हो, तो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व किसी भी बाहरी दबाव या निर्देश को स्वीकार करने से साफ मना कर देता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब नई दिल्ली के सबसे सुरक्षित और गोपनीय कमरों में एक बहुत बड़ी और उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है, जहां इस वैश्विक कूटनीतिक घेराबंदी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक बेहद कड़ा और अचूक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, जब न्यूयॉर्क के बंद कमरों में भारत की सुरक्षा को रोकने की यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही थी, ठीक उसी समय नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े नीति निर्माताओं को हैरान करके रख दिया। जैसे ही इस एकतरफा निर्देश की भनक दिल्ली के गलियारों को लगी, बिना एक पल की भी देरी किए देश के शीर्ष नेतृत्व की एक बेहद हाई लेवल और गोपनीय आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक की गंभीरता और इसके महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे देश के सबसे बड़े रणनीतिकार एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद थे। सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक इस बैठक में विदेशी ताकतों के इस कूटनीतिक दबाव का मुकाबला करने के लिए भारत की जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता की नीति पर अंतिम मुहर लगा दी गई। भारत का रुख इस बैठक में पूरी तरह से साफ, स्पष्ट और बेहद कड़ा था। हमारी कूटनीतिक टीम ने सीधे और कड़े शब्दों में यह संदेश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भेज दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के मामलों में किसी भी बाहरी संस्था या तीसरे देश के दखल को पूरी तरह से खारिज करता है। सरहद पर तार फेंसिंग का यह काम किसी भी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि भारत के अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अवैध घुसपैठ को पूरी तरह रोकने और सीमा पार से होने वाली हर तरह की अवैध गतिविधियों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने इस आपातकालीन बैठक में ग्राउंड जीरो की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की और सीमा पर तैनात जांबाज कमांडरों को बेहद स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। वह संदेश बहुत साफ था कि सरहद पर भारत की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी बुनियादी संरचना के निर्माण कार्य की रफ्तार एक सेकंड के लिए भी धीमी नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक मोर्चे को संभालने की जिम्मेदारी जहां विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह अपने हाथों में ले ली है, वहीं जमीनी स्तर पर किसी भी अप्रिय स्थिति या उकसावे से निपटने के लिए सीमा पर एक अभूतपूर्व और अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी और कानूनी सवाल पर, जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। अगर भारत इस अंतर्राष्ट्रीय मंच के किसी भी एकतरफा निर्देश या आदेश को मानने से साफ तौर पर इनकार कर देता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार यह वैश्विक संस्था भारत के खिलाफ आखिर क्या कदम उठा सकती है? क्या वाकई यह संगठन मिलकर हमारे देश पर कोई बड़ी पाबंदी लगा सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक कागजी डर है जो हमें डराने के लिए दिखाया जा रहा है? आइए इसके पीछे के पूरे कूटनीतिक कानून को बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों के मुताबिक अगर कोई देश इस संस्था के निर्देशों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ मुख्य रूप से 3 तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला कदम होता है कूटनीतिक निंदा और निंदा प्रस्ताव लाना।
सबसे पहले इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, जहां कुछ विरोधी देश मिलकर भारत के इस कदम की आलोचना करेंगे और दुनिया के सामने उसे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे खोखले प्रस्तावों का भारत जैसे मजबूत और आत्मनिर्भर देश पर कोई जमीनी या वास्तविक असर नहीं पड़ता। दूसरा कदम होता है आर्थिक प्रतिबंध लगाना। सैद्धांतिक रूप से नियमों के उल्लंघन पर किसी भी देश पर व्यापारिक या आर्थिक पाबंदियां लगाने की सिफारिश की जा सकती है, लेकिन आज का नया भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक बाजार, बड़े बड़े उद्योग और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन इस कदर भारत पर निर्भर हो चुकी है कि कोई भी बड़ा या विकसित देश खुद का भारी आर्थिक नुकसान कराकर भारत पर किसी भी तरह की आर्थिक पाबंदी लगाने का जोखिम सपने में भी नहीं उठाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा कदम होता है सुरक्षा परिषद का दखल होना। किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई को जमीन पर उतारने के लिए या सेना भेजने के लिए मामला अंत में सुरक्षा परिषद के पास जाता है और यहीं पर विदेशी ताकतों का यह पूरा चक्रव्यूह ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े एक्शन या कार्रवाई के लिए 5 स्थायी सदस्यों की आपसी सहमति बेहद जरूरी होती है। भारत के पास कूटनीतिक मोर्चे पर रूस और फ्रांस जैसे बेहद पुराने और मजबूत मित्र देशों का साथ हमेशा रहा है। अगर कोई भी भारत विरोधी देश हमारे खिलाफ सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव पास कराने की नापाक कोशिश करता भी है, तो भारत के मित्र देश तुरंत अपनी विशेष वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को वहीं के वहीं खारिज कर देंगे, उसे पूरी तरह मटियामेट कर देंगे। यानी साफ और सीधे शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की आड़ में भी भारत का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। यह वैश्विक संस्था केवल उन्हीं देशों पर अपना हुक्म चला सकती है जो आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य रूप से बेहद कमजोर और दूसरों पर निर्भर होते हैं। आज का आत्मनिर्भर और मजबूत भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, अब हमारे और आपके मन में यह विचार आना बेहद स्वाभाविक है कि इतिहास में जब भी किसी देश ने संयुक्त राष्ट्र यानी इस वैश्विक संस्था के ऐसे एकतरफा और पक्षपातपूर्ण आदेशों को मानने से इनकार किया, तो उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ। क्या वाकई इस संस्था के पास इतनी वास्तविक ताकत है कि वह किसी संप्रभु देश को अपने फैसलों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर सके? अगर हम वैश्विक इतिहास के पन्नों को पलटकर गहराई से देखें तो हमें ऐसे कई बड़े और ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं जहां दुनिया के शक्तिशाली और स्वाभिमानी देशों ने इस संस्था के निर्देशों को रद्दी के टुकड़े की तरह डस्टबिन में डाल दिया और यह संस्था चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इसका पहला और सबसे बड़ा उदाहरण खुद अमेरिका है। खुद को वैश्विक शांति का मसीहा और ठेकेदार कहने वाले अमेरिका ने कई बार इस अंतर्राष्ट्रीय मंच के फैसलों को ठेंगा दिखाया है। जब इस संस्था ने इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति देने से साफ मना कर दिया था, तब अमेरिका ने इसके किसी भी निर्देश की रत्ती भर भी परवाह न करते हुए अपने दम पर आगे बढ़कर इराक पर हमला कर दिया था। उस समय यह वैश्विक संस्था मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रह गई थी, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानती थी कि वॉशिंगटन पर कोई भी पाबंदी लगाना या उसे रोकना उसके बस की बात नहीं है। इसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल है। मध्य पूर्व के इस छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली देश के खिलाफ इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब तक दर्जनों निंदा प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं, लेकिन अपनी सरहद की सुरक्षा और अपने नागरिकों की संप्रभुता के मामले में जब भी इस संस्था ने इजराइल को रोकने या डराने की कोशिश की, उसने हर बार इन कागजी प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल ने दुनिया को साफ कर दिया कि उसके नागरिकों की सुरक्षा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कागजी दस्तावेज या भाषण से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यही वजह है कि आज तक यह संस्था इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इसका तीसरा बड़ा उदाहरण चीन और रूस हैं। दक्षिण चीन सागर के विवाद को लेकर जब अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था, तो बीजिंग ने उस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया था और उसे महज एक रद्दी कागज बताया था। ठीक इसी तरह जब भी रूस के खिलाफ इस मंच पर कोई भी देश प्रस्ताव लाने की कोशिश करता है, तो रूस अपनी विशेष वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके उसे वहीं मटियामेट कर देता है। इन सभी ऐतिहासिक और अकाट्य उदाहरणों से एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था केवल और केवल उन्हीं देशों पर अपना दबाव बना पाती है जो आर्थिक या सैन्य रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन जब बात भारत जैसे परमाणु संपन्न दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक बेहद पराक्रमी व आधुनिक सैन्य शक्ति की आती है, तो यहां आकर इस संस्था के सारे कूटनीतिक नियम धरे के धरे रह जाते हैं। भारत का गौरवशाली इतिहास भी यही रहा है कि हमने हमेशा वैश्विक शांति, भाईचारे और नियमों का दिल से सम्मान किया है।
लेकिन जब बात हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा की आएगी, जब हमारी तार फेंसिंग को रोकने की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें रची जाएंगी, तो नई दिल्ली बिना किसी हिचकिचाहट के इन पक्षपातपूर्ण और भेदभाव से भरे निर्देशों को दरकिनार कर देगी। भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि अपनी सीमा को पूरी तरह सील करना हमारा संप्रभु अधिकार है, और इस बेहद जरूरी काम को पूरा करने के लिए हमें किसी भी विदेशी संस्था या देश से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, इन सारे ऐतिहासिक सबूतों और ग्राउंड जीरो की जमीनी हकीकत को देखने के बाद अब पूरी दुनिया के सामने यह बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि आज का नया भारत किसी भी बाहरी दबाव, धमकी या कूटनीतिक चाल में आकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता नहीं करने वाला है। जो ताकतें कल तक यह मुगालता पाले बैठी थीं कि वे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहारा लेकर भारत की पूर्वी सीमा पर चल रहे इस बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक काम को रुकवा देंगी, उनके सारे नापाक मंसूबों पर अब पूरी तरह पानी फिर चुका है। क्या सरहद पर पहरा देने वाले हमारे जांबाज जवानों के हौसलों को अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आड़ में कमजोर करने की कोई बहुत बड़ी वैश्विक साजिश रची जा रही है? आखिर क्यों भारत और बांग्लादेश की सीमा पर दिन रात मुस्तैद रहने वाली सीमा सुरक्षा बल के सामने कूटनीतिक दीवारें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जमीनी स्तर पर देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने की बात आती है, तो भारत का यह वीर सुरक्षा बल किस तरह विदेशी ताकतों के हर चक्रव्यूह को मटियामेट करने के लिए तैयार बैठा है? दोस्तों, इस समय पूर्वी सरहद से जो खबरें और इनसाइड रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, वे किसी भी आम हिंदुस्तानी के कान खड़े करने के लिए काफी हैं। एक तरफ जहां हमारी खुफिया एजेंसियां और दिल्ली के नीति निर्माता वैश्विक दबाव का सामना कूटनीतिक मोर्चे पर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर देश की संप्रभुता को बचाने की असली और सबसे कठिन जंग हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं। इस बात को हमें बहुत ही गहराई से समझना होगा कि भारत और बांग्लादेश की यह सरहद कोई आम सीमा नहीं है। यह हजारों किलोमीटर लंबी एक ऐसी जटिल सीमा है जहां कहीं घने जंगल हैं, कहीं खतरनाक दलदल हैं, तो कहीं ऐसी नदियां बहती हैं जो हर मौसम में अपना रास्ता बदल लेती हैं। ऐसी बेहद चुनौतीपूर्ण और दुर्गम परिस्थितियों में कंटीले तारों की फेंसिंग का काम पूरा करना भारत के लिए कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य कवच तैयार करने जैसा है। लेकिन इसी सुरक्षा कवच से उन विदेशी ताकतों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है जो भारत को हमेशा आंतरिक और बाहरी समस्याओं में उलझा कर रखना चाहती हैं। इस पूरे खेल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सीमा पर कंटीले तारों को लगाने का विरोध असल में मानवाधिकारों की आड़ में किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी कुछ और ही है। जब जब सीमा सुरक्षा बल के जवान सीमा पर अपनी गश्त तेज करते हैं और फेंसिंग के काम को आगे बढ़ाते हैं, तब तब सीमा पार बैठे असामाजिक तत्वों और उनके आकाओं के बीच हड़कंप मच जाता है। यह फेंसिंग सिर्फ लोहे के तारों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह वह फंदा है जो अवैध घुसपैठ, मवेशियों की तस्करी, जाली नोटों के कारोबार और नशीले पदार्थों के काले धंधे को हमेशा के लिए दफन कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है और भारत की घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है, उसने हमारी प्रोपेगेंडा विरोधी मशीनों की नींद उड़ा दी है। जो सोशल मीडिया अकाउंट, जो हैंडल, जो वेबसाइटें लगातार झूठी या भ्रामक खबरें परोसती थीं, अब उनके हर पोस्ट का टेक्निकल फोरेंसिक किया जा रहा है। लगातार झूठी या भ्रामक खबरें परोसती थीं, अब उनके हर पोस्ट का टेक्निकल फोरेंसिक किया जा रहा है। किस शहर से, किस देश से, किस सर्वर के जरिए, किन कंपनियों की मदद से यह नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, इसका एक इंटेलिजेंस एटलस तैयार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे डिजिटल हब चिन्हित किए जा चुके हैं जो दिखने में न्यूज आउटलेट या रिसर्च प्लेटफॉर्म लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे कुछ सीमित देशों के राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए टूल्स हैं। भारत की साइबर टीमें अब सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहना चाहती। वे इन नेटवर्क्स को कानूनी, कूटनीतिक और टेक्निकल तीनों स्तरों पर बेनकाब करने की दिशा में बढ़ रही हैं, ताकि डिजिटल मैदान में भी खेल बराबरी की शर्तों पर हो, न कि झूठ और फंडेड नैरेटिव के सहारे। जब इन बाहरी ताकतों को यह एहसास हुआ कि जमीन पर फेंसिंग रुकी नहीं और डिजिटल स्पेस में भी भारत ने मजबूत कवच खड़ा कर लिया, तब उन्होंने एक और पुरानी रणनीति की तरफ रुख किया। कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स से अचानक रिपोर्ट्स निकलने लगीं कि फेंसिंग से लोकल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, लोकल कम्युनिटीज की लाइफ कैसे बदलेगी, माइग्रेशन पैटर्न में क्या बदलाव होगा और इस सब का क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या मतलब निकलेगा। सतह पर यह सब अकादमिक लगता है, लेकिन भारत के रणनीतिक जानकारों को अच्छी तरह पता है कि ऐसी रिपोर्ट्स का इस्तेमाल बाद में संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ या अन्य मंचों पर भारत के खिलाफ दबाव बनाने के लिए किया जाता है। यानी पहले थिंक टैंक, फिर रिपोर्ट,
फिर सिलेक्टिव मीडिया कवरेज, फिर संसदों में डिबेट और आखिर में भारत से कंसेशन की मांग। यह वही पुराना प्लेबुक है जिसका शिकार पहले भी कई देश हो चुके हैं, लेकिन इस बार भारत ने तय कर लिया है कि इस स्क्रिप्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली ने यह भी समझ लिया है कि सिर्फ रिएक्टिव रहकर यह जंग नहीं जीती जा सकती। इसीलिए अब एक प्रोएक्टिव कूटनीतिक मुहिम की तैयारी है। भारत अपने मित्र देशों, रणनीतिक साझेदारों और क्षेत्रीय सहयोग मंचों पर यह साफ करने जा रहा है कि फेंसिंग का लक्ष्य घुसपैठ रोकना है, न कि किसी समुदाय को परेशान करना, और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख लेना हर जिम्मेदार राष्ट्र की बुनियादी जिम्मेदारी है। विदेश मंत्रालय की टीमें उन देशों के समक्ष डाटा रख रही हैं जो भारत के साथ व्यापारिक या सुरक्षा साझेदारी चाहते हैं और दिखा रही हैं कि किस तरह सीमा पार से होने वाले अपराध, नकली दस्तावेजों का नेटवर्क, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी न सिर्फ भारत बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा है। जब इन देशों के सामने हार्ड फैक्ट्स रखे जाते हैं तो उनका नजरिया बदलता है, और यही वह सॉफ्ट पावर और हार्ड डाटा का मिश्रण है जिसे भारत अपने पक्ष में इस्तेमाल करने जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश की सुरक्षा के आगे किसी भी बाहरी संस्था या विदेशी ताकत का दबाव कोई मायने नहीं रखता, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और एक सच्चे भारतीय होने के नाते पूरे जोश के साथ जय हिंद जरूर लिखें।